नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत, उसकी हम बात करने वाले। इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को मेसोपोटामिया के बारे में उसकी जो बेसिक सी जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दे दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो यार जल्दी जाइए उस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेसोपोटामिया का भूगोल, उसकी जो भौगोलिक दशा थी उसकी बात करने वाले हैं। इसके अलावा शहरी जीवन का क्या महत्व होता है उसकी हम बात करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक इस वीडियो में हम समझेंगे वो है माल की आवाजाही, यानी कि मेसोपोटामिया के लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, किन किन चीज़ों का आयात निर्यात करते थे, इसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है ताकि हर एक टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। गाइस, अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के भूगोल की। अगर हम किसी भी जगह के भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में हम बात करते हैं कि उसकी अलग अलग जो दिशाएं हैं उनकी क्या क्या खास बात है। जैसे कि हम बात करें भारत के उदाहरण के माध्यम से, अगर हम समझे तो अगर हम भारत के उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में क्या है, हिमालय की पहाड़ियाँ है। दक्षिण भारत में अगर हम जाएंगे, दक्षिण भारत ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं। इसके अलावा हम पूर्वी भारत की बात करें जहाँ पे मेघालय, मिजोरम जैसे राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी इलाके क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा हम जाते हैं पश्चिमी भारत में जहाँ पे गुजरात, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तानी इलाका है। तो ये भारत का भौगोलिक दशा है। इसके अलावा कहाँ पे नदियाँ बहती हैं, कहाँ पे झरने बहते हैं, क्या मतलब उसका भौगोलिक बनावट क्या है, इसकी हम बात इसमें करने वाले हैं। दोस्तों, हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया को हम इस समय किस नाम से जानते हैं, तो हम इराक के नाम से जानते हैं। और इराक क्या है, भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। इसके अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर भाग की। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तर भाग है वो वहाँ पे हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान है। इसके अलावा वहाँ वो भी इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। अच्छे झरने, स्वस्थ झरने बहते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगली फूल है। और यहाँ पे इतनी वर्षा हो जाती है कि खेती लोग वहाँ के कर सकते हैं। और यहीं पे सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। लगभग 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के दौरान मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में ही खेती की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट को ईसा पूर्व ईस्वी में अगर अंतर नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो ताकि आप ईसा पूर्व और ईस्वी को आप अच्छे से समझ सको। गाइस, हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग की। अगर उत्तरी भाग की बात करें तो जो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग है वो स्टेपी घास का मैदान है। अब स्टेपी घास का मैदान क्या होता है? स्टेपी घास का मैदान होता है बिल्कुल समतल प्लेन घास का मैदान। तो उत्तरी भाग में क्या है, प्लेन बिल्कुल घास का मैदान है, बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे लोग खेती नहीं करते हैं, यहाँ के लोग ज्यादातर पशुपालन करते हैं, क्योंकि पशुओं को चारे की जरूरत होती है। और यहाँ पे इतने ज्यादा घास के मैदान है कि पशुपालन एक सस्ता साधन है। गाइस, अगर हम मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में बहती है दजला नदी। अब दजला नदी के माध्यम से क्या है, ईरान जैसे देशों में जाने के लिए एक अच्छा परिवहन का साधन भी है। इसके अलावा हम लास्ट बात करते हैं दक्षिणी भाग की। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है वो एक रेगिस्तानी भाग, लेकिन रेगिस्तानी भाग होने के बावजूद भी सबसे पहले जो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुई थी। अब सवाल उठता है कि यार रेगिस्तानी भाग होने के बावजूद भी शहरों का विकास कैसे हुआ? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ की जो खेती थी ना वो काफी हद तक बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। अब उपजाऊ होने के पीछे का मेन कारण ये था कि यहाँ पे दजला और फरात नदी बहती थी। दजला और फरात नदियों के जल धाराओं के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ मिट्टी भी आ जाया करता था। अब वहाँ पे खेती भी हो जाती थी। और इसके अलावा दजला और फरात नदी के माध्यम से जो पानी आता था उन पानियों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी कर लिया जाता। इस कारण रेगिस्तानी भाग होने के बावजूद भी वहाँ पे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की कमी कभी नहीं होती थी। और पूरे मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ भूमि थी मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की ही थी। और सबसे पहले शहरी जीवन, लेखन कला की शुरुआत मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही हुई थी। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेसोपोटामिया का जो ये भूगोल वाला जो टॉपिक है वो समझ में। गाइस, अब हम समझते हैं शहरीकरण का महत्व क्या होता है, या इसको हम शहरीकरण की विशेषता के रूप में भी समझ सकते हैं। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि यार शहर किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू में क्या था कि अधिकतर गांव हुआ करते थे, शहरों का विकास नहीं होता, लोग रहते थे गांव में, दूर दूर घर होते थे, ज़्यादा संख्या नहीं होती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, गांव में ही और ज़्यादा आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ने लग गए। जैसे कि व्यापार होने लग गया, बहुत सारे उद्योग धंधे लगने लग गए, ठीक है, फैक्ट्रियां लगने लग गई। और वहाँ पे बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में आने लगे। जब रोजगार की तलाश में आए तो उन इलाकों में क्या हुआ, उन कस्बों में क्या हुआ कि जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लग गया। और जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया तो उन्हीं इलाकों को क्या कह दिया गया, शहर कह दिया गया।
अब देखिए दोस्तों, शहरों में क्या होता है ना कि श्रम विभाजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। श्रम विभाजन मतलब कि अलग अलग काम को करने के लिए ना हमें अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक कुम्हार है जो कि मिट्टी का बर्तन बनाता है, और मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चकिया की जरूरत होती है। वो चक्का टाइप का जो होता है जिसको घुमा के मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। तो अब उस कुम्हार को क्या है कि चकिया बनाने नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो चकिया बनाता हो, उससे चकिया खरीदेगा और उसके मदद से वो क्या कर सकता है, मिट्टी का बर्तन बना सकता है। तो शहरी जीवन की यही खास बात होती है कि लोग क्या होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और अलग अलग काम को करने के लिए हमें अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। इसी को हम श्रम विभाजन कहते हैं। दूसरा जो शहरीकरण का महत्व है वो है सामाजिक संगठन। देखिए दोस्तों, शहरों में क्या होता है ना, सामाजिक संगठन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि शहरों में बहुत सारे काम होते हैं, व्यापार होते हैं, वस्तुओं का वितरण होता है, लेन देन होता है। उनको कंट्रोल करने के लिए एक संगठन बना के लोगों को काम करना होता है। तो शहरीकरण का दूसरा महत्व है सामाजिक संगठन की जरूरत होती है शहरों के विकास के लिए। गाइस, अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं मेसोपोटामिया के व्यापार की, कि मेसोपोटामिया के लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे और व्यापार किस माध्यम से करते थे, स्थल मार्ग के माध्यम से करते थे या जल मार्ग के माध्यम से करते थे। तो देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया जो है वो खाद्य सामग्री के मामले में बहुत ज़्यादा संपन्न था, क्योंकि वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती। लेकिन वहाँ पे क्या था, धातुओं की कमी थी, खनिज संसाधनों की कमी थी। विशेषकर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग में क्या था कि आभूषण बनाने के लिए या फिर औजार बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इसके अलावा गाड़ियों के निर्माण के लिए उनके पास अच्छी लकड़ियां भी नहीं थी। तो इसके लिए वो क्या करते थे, खाड़ी पार के देशों से, जैसे कि ईरान है, तुर्की है, इन देशों से क्या करते थे, सोना, चांदी, तांबा, इसके अलावा लकड़ियों का आयात करते थे। और बदले में उन देशों को, खाड़ी पार के देशों को क्या करते थे, ये खाद्य सामग्री का निर्यात किया करते थे। क्योंकि ईरान जैसे देश है, तुर्की जैसे देश है, वहाँ पे क्या था, खेती नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे खनिज संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक थी। तो इसलिए उन देशों को क्या करते थे, खाद्य सामग्री निर्यात किया करते थे मेसोपोटामिया के लोग। अब व्यापार करने के लिए उस समय दो मार्गों का इस्तेमाल होता था, एक तो स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। स्थल मार्ग काफी खर्चीला होता था, क्योंकि स्थल मार्ग से उस समय क्या होता था, बैलगाड़ी के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता था। अब बैलगाड़ियों के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता था, क्योंकि बैलों के चारे की व्यवस्था करनी है, इसके अलावा बैलगाड़ी जो है उसको बनाना है, उसके लिए लकड़ी चाहिए, तो इसमें ज्यादा पैसे खर्च होते थे। लेकिन उस समय व्यापार करने के लिए जो सबसे बढ़िया माध्यम था वो जल मार्ग ही था। और विशेषकर हम फरात नदी की बात करें तो फरात नदी उस समय विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था और बहुत ज्यादा व्यापार फरात नदी के माध्यम से होता था। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में जो टॉपिक समझाया गया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आगे के जो टॉपिक है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही।